आईना भूखा है, भाग दो, वापसी। राधिका के गायब होने के बाद पूरे माधवपुर में डर का साया था। लोग उस घर के पास से भी नहीं गुजरते थे। पुलिस ने मामला बंद कर दिया था, अप्राकृतिक मृत्यु लिखकर। लेकिन इंस्पेक्टर सोमेश की नींद अब भी उस रात की हंसी से टूटी हुई थी। हर रात ठीक 12:23 उनके कमरे के आईने पर धुंध छा जाती और किसी की परछाई झलकती, राधिका की। एक रात सोमेश ने हिम्मत की। वह अकेले उसी घर में लौटे, हथियार और कैमरा लेकर। आईने के सामने खड़ा होकर बोले, राधिका, अगर तू जिंदा है तो सामने आ। आईना पहले धुंधला हुआ, फिर हिलने लगा। उसके भीतर से एक आवाज आई, यहां सिर्फ मैं नहीं हूं, वो भी है जिन्हें आईना खा चुका है। सोमेश पीछे हटे, लेकिन तभी दीवार पर बने काले निशान चमकने लगे। हर निशान से जैसे धुआं निकलने लगा और उसमें से चेहरे उभर आए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब चीख रहे थे। अचानक आईने से एक हाथ बाहर आया, ठंडा, सख्त और काला। उसने सोमेश की गर्दन पकड़ ली। वह झटके से छुड़ाने लगे, लेकिन आवाज आई, आईना भूखा है, तुझे भी चाहिए। सोमेश ने पिस्तौल निकाला, गोली चलाई। आईना टूट गया, लेकिन उसके पीछे एक खाली अंधेरा गड्ढा था। उसमें नीचे जाने वाली सीढ़ियां। वह नीचे उतरे। तहखाना पहले से गहरा था। अब उसमें सिर्फ आईनों की कतार नहीं, बल्कि एक विशाल आईना था, जिसके भीतर एक शहर जैसा दृश्य था। लाखों लोग घूमते हुए दिख रहे थे, लेकिन सबकी आंखें काली। राधिका अचानक उनके पीछे खड़ी थी, चेहरा शांत पर आंखें स्याह। उसने कहा, तुम गोली चलाकर आईना नहीं तोड़ सकते सोमेश। आईना हमारी दुनिया है, अब तुम्हारी भी। सोमेश चिल्लाए, तुम इंसान नहीं। राधिका मुस्कुराई, अब नहीं, लेकिन कभी थी। अब मैं भूख का हिस्सा हूं। उसने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही उसने सोमेश का हाथ पकड़ा, उनकी परछाई आईने में समा गई। सुबह पुलिस स्टेशन में फोन आया, सर, इंस्पेक्टर सोमेश का कुछ पता नहीं चला। टीम पहुंची माधवपुर के उस घर में। सिर्फ टूटा हुआ आईना था, और उसके बीच में उभरा था नया वाक्य। आईना अब तृप्त नहीं हुआ, उसे और चाहिए आईनों का शहर। चारों तरफ बस धुंध थी। इंस्पेक्टर सोमेश ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। वह अब किसी तहखाने में नहीं, बल्कि एक चमकते शहर में थे। पर यह शहर अजीब था। हर दीवार, हर सड़क, हर इमारत आईनों से बनी थी। हर आईने में एक आदमी या औरत दिखती, जो उसी की तरह फंसी हुई थी, पर कोई आवाज नहीं निकल रही थी। सिर्फ उनकी आंखें बोलती थीं, भागो जब तक भाग सकते हो। सोमेश ने चारों ओर देखा। दूर एक ऊंचा किला जैसा ढांचा था। उसके ऊपर लिखा था, प्रतिबिंब लोक, रिफ्लेक्शन सिटी। वह किले की तरफ बढ़े, लेकिन हर कदम पर जमीन से आईने उभरते गए, और उनमें उनका चेहरा बार बार बदलता गया। कभी राधिका बन जाता, कभी कोई बच्चा, कभी वो खुद, लेकिन बिना आंखों के। किले के अंदर एक सिंहासन था, जिस पर बैठा था काला लिबास पहने एक व्यक्ति, चेहरा ढका हुआ। बस उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह बोला, स्वागत है सोमेश, तुम्हारा आईना अब पूरी तरह खुल चुका है। सोमेश चौंके, तुम कौन हो? आवाज गूंजी, मैं भूख हूं, हर उस आत्मा की जो अपनी परछाई से भागी। अंधेरे में राधिका फिर दिखाई दी। वह अब किसी इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि धुएं और कांच का रूप धारण कर चुकी थी। वह बोली, हर इंसान के अंदर एक छिपा डर होता है, आईना बस वही बाहर लाता है। सोमेश ने गुस्से में चिल्लाया, तुम सबको क्यों फंसा रहे हो? वह मुस्कुराई, क्योंकि कोई भी अपनी असली सूरत देखना नहीं चाहता, और जो देख ले वह यहां का हो जाता है। अचानक उस शहर की सभी दीवारें हिलने लगीं। हर आईने से लोग निकलने लगे, रोते हुए, चीखते हुए, मदद मांगते हुए। किला कांपने लगा। सोमेश ने अपने पास रखी माला निकाली, जो उनकी मां ने दी थी, और जोर से बोले, जय महाकाल। आईने टूटने लगे। राधिका की चीख पूरे शहर में गूंज गई, तू बच नहीं पाएगा सोमेश। आईना फिर भूखा हो जाएगा। जब सोमेश की आंख खुली, वह अपने कमरे में थे। सुबह के 5 बजे। सब कुछ सामान्य। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दीवार पर लटका आईना हल्का हिला, और उसमें राधिका की मुस्कुराती परछाई उभरी। उसने धीरे से कहा, आईना अभी तृप्त नहीं हुआ,